हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो लास्ट डे हमने किया हुआ था बच्चों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। बेसिकली स्ट्रक्चरल होती है पहली, और दूसरी होती है स्टीरियो। ओके, तो मैंने अपने पहले लेक्चर में आयनाइजेशन को डिटेल में बताया हुआ था, आप देख भी सकते हैं उसको। आज हम करेंगे ये तीन फर्दर जो स्ट्रक्चरल के टाइप्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। आप पेन और नोटबुक लेके बैठ जाएं अच्छे से, और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, को लास्ट में मैंने कोऑर्डिनेट बोला था, एक ही बात है, कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेट सेम है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप से हैं। उसके बेस पे हम ये बताएंगे जो भी कंडीशंस होंगी उनकी, कि इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, फिर डेफिनेशंस वगैरह समझ जाएंगे हम इसकी। सपोज दैट वी हैव CO NH3 का होल 6, एक ये है, और एक है बच्चों CO CR कर देते हैं इसको, CrCl6, दूसरा ये है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको चाहिए कि कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, तो आपको क्या करना होगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको ढूंढना होगा जिसमें बच्चों दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक साथ लिखे हों। ध्यान देना, ये इस टाइप का भी कंपाउंड होता है जब आपके क्या होते हैं, कहीं ना कहीं दो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, वो दोनों एक साथ लिखे होंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है, ध्यान देना है आपने, लेकिन दो एक ही साथ लिखे होंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल नहीं लिखा होगा, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपके एक साथ लिखे होंगे। तो उस टाइम ध्यान देना, 100% आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये तो एक कंपाउंड है, अब इसका आइसोमर हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाते हैं उसके समझिए, और करके लिख देता हूं आइसोमर जो इसका बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आइसोमर देखिए कुछ नहीं होता है बच्चों, देखो तरीका मैं बता रहा हूं, आप जो इसको फॉलो करना। जो ये कोबाल्ट है, पहले स्फीयर में जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज कोबाल्ट, एंड इन केस ऑफ सेकेंड स्फीयर देयर इज क्रोमियम। वहां पर आपका कौन है, क्रोमियम जो है कौन है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अलॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि आप इसका आइसोमर बनाएं। बहुत सारे आइसोमर इसके बन सकते हैं, हम एक ही बनाते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे बच्चों, कोबाल्ट यहीं पर रहने दीजिए सेंट्रल मेटल, और लिगेंड को एक्सचेंज कर दीजिए। आप सारे लिगेंड को एक्सचेंज कर दीजिए एक बार। ये 6 लिगेंड हैं, ये 6 आपकी क्लोरीन है, ये NH3 है, तो आप इनको एक्सचेंज करिए, इनको यहां शिफ्ट करिए और इनको यहां शिफ्ट करेंगे। इट विल बी लाइक Cl6 एंड CrNH3 का होल 6। देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा ध्यान से नहीं देखेगा तो वो ये समझता है कि अरे सर ने तो दोनों कंपाउंड बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोबाल्ट के साथ यहाँ पर कौन था, देयर वाज कौन था, अमोनिया लिगेंड था, और यहाँ पर क्लोरीन था, और यहाँ क्रोमियम के साथ कौन है बच्चों, अमोनिया है, और यहाँ पर कोबाल्ट के साथ आपका क्लोरीन है। आइए बात समझ में आ रही ना बच्चों। ओके, तो ये इसका आइसोमर बन गया। अब आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, देखिए, आपने यहाँ 6 लिगेंड एक्सचेंज, 6 लिगेंड ये भी थे, 6 लिगेंड ये भी थे, आपके 6 के 6 को आपने एक्सचेंज कर दिया। आप क्या कर सकते हैं कि एक अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ ले जा सकते हैं। देखिए कैसे, CONH3 का होल 5 हो जाएगा, और एक Cl इधर लेके आइए, ये Cl बन जाएगा। और बच्चों उधर क्या बचेगा आपका, इस स्फीयर में, दैट देयर विल बी क्रोमियम Cl5 एंड NH3। एक NH3 आपका शिफ्ट होके या एक्सचेंज होके यहाँ चले जाएगा। तो एक और टाइप का ये जो है नेक्स्ट इसका आइसोमर है, तो इसके फिर आप 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे आइसोमर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो अगर आपके फाइनली कंडीशंस के आप देखिए,
अगर कहीं पर भी दो स्पेयर कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक साथ लिखे हुए हैं, दैट मे पजेज व्हाट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसके पास क्या मिलने वाली है बच्चों, वो आइसोमेरिज्म अगर देखेंगे तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा कोई भी दूसरी कंडीशन हो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं होता है। गॉट इट, समझ में आया। और दूसरी बात, इसमें चाहे लिगेंड न्यूट्रल हो या फिर आयनिक हो, डजंट मैटर, कोई भी एक्सचेंज कर देगा वो, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रल था या ये आयनिक था, हो सकता है न्यूट्रल न्यूट्रल हो सकता है आयनिक आयनिक हो, वहां पर आपका कोई मैटर नहीं करता है, बस एक्सचेंज करने से हमें मतलब है, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक साथ होने चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। गॉट इट। चलिए, ये तो हो गया हमारा। आज दूसरा देखते हैं बच्चों, लिंकेज। इसको सर आप नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं लिंकेज। वैसे थर्ड है, चलिए थर्ड लिख देते हैं इसको। लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें टॉपिक भी मालूम होना चाहिए। पता चला पढ़ते पढ़ते आंसर तो हमें आ गया और टॉपिक हम भूल चुके हैं, तो ये 3 इडियट वाली कहानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इट इज वेरी सिंपलेस्ट आइसोमेरिज्म एमंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। अब क्यों सिंपलेस्ट है, क्योंकि बच्चों इस ये जो लिंकेज है, लिंकेज मतलब लिंक होना। जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे क्या आपका कौन सा एटम लिंक किया हुआ है, उसके बेस पे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे आपने एम्बिडेंटेड लिगेंड पढ़ा था, इसको समझने से पहले हम एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में समझते हैं। एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड बच्चों, एम्बिडेंटेड लिगेंड मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद होगा। अगर नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप इसको सीख सकते हैं। सपोज दैट वी हैव NO2, दो एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, और CNS या NCS भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, दोनों ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, और नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर भी लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास यहाँ पर भी लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब इट इज लिगेंड, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, ये किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों लिगेंड के एग्जाम्पल है। अब ये किससे जुड़ते हैं याद करो, ये अगर अलग अलग होंगे या अभी मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं। अगर कोई जैसे सेंट्रल मेटल एटम है आपका, मेटल है, मेटल कहां से बिलोंग करता है बच्चों, ट्रांजिशन सीरीज से, यानी डी ब्लॉक का मेटल होता है बेसिकली, ओके। तो क्या करता है कि जैसे NO2 है, NO2 एक लोन पेयर अपना किसको डोनेट कर सकता है, मेटल को डोनेट कर सकता है। वैसे ही आपका जो NCS है वो भी क्या कर सकता है, N से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बट दीज आर द लिगेंड विच कंटेन विच हैव 2 डोनर साइट। ध्यान से देखिए, इनमें नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और सल्फर भी डोनेट कर सकता है बच्चों। सो दीज आर द लिगेंड विच हैव 2 डोनर साइट। इनके पास क्या है, दो डोनर साइट है, बट एट अ टाइम दे डोनेट फ्रॉम ओनली 1 एटम टू द सेंट्रल मेटल एटम। एक बार में ये केवल एक ही एटम से कहां डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो या तो इस फॉर्म में करेगा बच्चों, और अगर हम इसकी बात करें तो या इस फॉर्म में कर सकता है, और इट मे बी डोनेट लाइक SCN। देखिए अब ये जो है कहां से डोनेट करेगा, सल्फर से डोनेट करेगा। समझ में आ रही है बात। तो कहने का मतलब देखिए, दिस टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बी मतलब दो से मतलब होता है ना, उभय बोलते हैं हिंदी में। तो बच्चों देखिए, दो डोनर साइड हैं। अगर नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर सल्फर से डोनेट करेगा तो हम ऐसे लिखेंगे। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना, एम्बिडेंटेड लिगेंड। और यहाँ भी नाइट्रोजन से डोनेट करेगा तो ऐसे, अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट करता है तो ONO लिखते हैं बच्चों इसको, NO2, ये NO2 ही है ना। तो उस टाइम अगर ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है, इट इज रिटर्न एज ONO एट दैट टाइम, ओके। चलिए, तो ये तो एम्बिडेंटेड लिगेंड था। अब मैं आपको ये क्यों बताया, उसका कुछ ना कुछ लिंक होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म से, ठीक है। चलिए वो समझते हैं अब हम। देखिए बच्चों, लिंकेज में क्या होता है, बहुत ही आसान है।
जैसे हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ NCS है और H2O है, दूसरे कोई और भी लिगेंड हो सकते हैं। 5 लिख देता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिख देता हूँ 2 पॉजिटिव। इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करने के लिए -1 ये हो गया और +2 ये शिफ्ट करेगा तो +3 बन जाएगा। ठीक है, ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर +2 +3 लिखा जाता है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बच्चों, बिकॉज कोबाल्ट बेसिकली एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये स्टेबल होता है उस स्टेट में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब भी लिंकेज आइसोमेरिज्म होनी चाहिए ऐसा आपको लगेगा तो ध्यान देना, एट दैट टाइम देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो 100% वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, लिंकेज। अब लिंकेज में क्या है बच्चों, देखिए यहां पर आप आइसोमेरिज्म का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं, मैंने डेफिनेशन सिखाया हुआ है आपको। स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। इसमें मॉलिक्यूल बराबर हैं सब में। और मैं एक और लिख देता हूं, देखो इसका आइसोमर में लिख रहा हूं यहाँ पे COSCN H2O का होल 5 2 पॉजिटिव। देखिए बच्चों इसका आइसोमर है। अब कैसे है देखिए, यहां अगर आप कोबाल्ट से देखेंगे तो यहां नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन इस केस में बच्चों यहां पर सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो लिंक कहीं ना कहीं यहां पर देखिए, ये लिगेंड तो वही है, NCSE है दोनों में, है ना, एक N है, एक कार्बन है, एक सल्फर है। तो इस केस में सल्फर डोनेट कर रहा है और इस केस में आपका नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है ना। तो दोनों चीजें अलग अलग होगी। कैसे अलग हुई देखिए, कोबाल्ट के साथ यहाँ पर सेंट्रल मेटल के साथ आपका कौन अटैच्ड है, नाइट्रोजन, और इस केस में कौन अटैच्ड है, आपका सल्फर। तो जिसकी वजह से ये लिंक आपका लिंकेज अलग अलग हो रहा है। तो ये दो आइसोमर क्या कहलाते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमर कहलाते हैं। समझ रहे हैं ना आप बात। तो बेसिकली अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर लगता है आपको कि लिंकेज हो सकता है, तो आपको क्या जानना सबसे जरूरी है कि वहां पर एम्बिडेंटेड लिगेंड का प्रेजेंस होना जरूरी है। और वो भी बेसिकली दो लिगेंड, एक NCS हो सकता है या SCN हो सकता है बच्चों, थायो आइसोसाइनाइड, और थायोसाइनाइड बोलते हैं इसको। ये है आपका थायोसाइनाइड, ये थायो आइसोसाइनाइड है। ठीक है, थायो आइसोसाइनाइड और थायोसाइनाइड। ठीक है बच्चों। और दूसरा NO2 हो सकता है। NO2 अगर देखो यहीं पर मैं NO2 का लिख देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, अगर ये ऑक्सीजन से डोनेट करता है उस टाइम इसको NON लिखते हैं, लाइक दिस। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये भी कौन सी आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म आपका मिलता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक भी क्लियर है बच्चों। आज इसके बारे में भी हमने सीख लिया है। बेसिकली ये सारी कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। चलिए आज लास्ट जो आपकी आइसोमेरिज्म है उसको हम सीखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता बच्चों, कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पर, आपको लगता है सर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए अब सीखते हैं फोर्थ वन, हाइड्रेट। हाइड्रेट से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, वाटर, राइट, सॉल्वेट। अब इसको सॉल्वेट क्यों बोल रहे हैं ये भी सबको मालूम, समझ में आ रहा होगा। बिकॉज जितना भी मैक्सिमम आपका जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, वो वाटर ही यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो हाइड्रेट अगर वाटर मॉलिक्यूल देखते हैं तो हाइड्रेट से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल से लिया गया है, सॉल्वेट भी वाटर मॉलिक्यूल का केस है, यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना जरूरी है। अब कैसे देखिए, उसकी भी कंडीशंस हैं। सबसे पहले बच्चों आपका जैसे कोई भी आपका क्या है कॉम्प्लेक्स है, NH3 का होल 4 Cl2 Cl, चलिए इसको 3 कर देते हैं। वैसे तो 2+2 में भी रहता ही है, इसको +3 करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, H2। देखिए सपोज ऐसा कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो काउंटर आयन हो या फिर वो कौन सा हो बच्चों, वो आपका हो सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो सकता है। काउंटर आयन में भी आपका H2 प्रेजेंट हो सकता है, या फिर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आपका क्या प्रेजेंट हो सकता है, वाटर प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एक केस, और दूसरा केस काउंटर आयन होना जरूरी है। अगर अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उस टाइम आपका क्या होना जरूरी है कि बाहर कोई काउंटर आयन होना जरूरी है। अगर बाहर ही
वाटर मॉलिक्यूल है तो अंदर तो लिगेंड होते ही होते हैं, है ना। तो ये एक्सचेंज करता है वाटर मॉलिक्यूल बच्चों। यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उससे भी एक्सचेंज कर सकता है, या फिर जो आप यहाँ पर ये क्या कौन सा बोलते हैं इसको, आयनिक है, उससे भी एक्सचेंज कर सकता है। तो आप किसी से भी एक्सचेंज करिए। चलिए मैं इससे अमोनिया से एक्सचेंज कराता हूँ। इसका जो आइसोमर बनाते हैं हम ऐसे बनाते हैं Cr। अमोनिया कितने होंगे बच्चों, अब 2 बचेंगे और एक कौन आ जाएगा अंदर, वाटर आ जाएगा, और Cl3 वैसे ही रहेंगे, और एक बाहर कौन जाएगा आपका NH3 आपका बाहर चले जाएगा। तो देखिए बच्चों ये अब पहले यहाँ पर 3 अमोनिया मॉलिक्यूल क्रोमियम से जुड़े थे, अब केवल 2 हैं, एक वाटर आ गया है, क्योंकि बाहर वाला तो अलग हो जाता है, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो ये केस है बच्चों। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा इतना समझना है कि अगर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म आपको देखनी है तो वहां पर आपके लिए बहुत जरूरी है कि वाटर मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एज अ काउंटर आयन, जरूरी है, ठीक है। और हो सकता है बच्चों बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हों, जैसे अंदर 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल हो, बाहर Cl3 हो, तो एक एक करके एक्सचेंज हो सकते हैं। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया पहले, फिर 2 गए, फिर 3 गए, तो एक्सचेंज लिगेंड और काउंटर आयन का एक्सचेंज होना चाहिए इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एज अ वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी है, ठीक है, चाहे बाहर हो या फिर अंदर हो। तो अगर ऐसा कभी केस होता है बच्चों, एट दैट टाइम दैट इज नोन एज हाइड्रेट और सॉलिड आइसोमेरिज्म। अब इसमें एक और चीज है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, ये आपका मैंने बता ही दिया, खैर न्यूट्रल के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है और आयनिक के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है बच्चों। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। There are 4 type of structural isomerism: ionization, coordination, linkage and hydrate। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो बच्चा इसको अच्छे से कर रहा होगा वो जो है ये क्वेश्चन जरूर करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं बच्चों, ठीक है, अगर आपको समझ में आता है। तो ये सारे बच्चों क्लास 12 के लिए, नीट के लिए, जेईई IIT के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। आप यहीं से 12th से ही सीखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। मैं बेसिकली पूरा वही कोर्स आपको बता रहा हूँ। चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चों इसको। क्वेश्चन है फाइंड आउट दी all types of, ध्यान से सुनना, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर चाहिए मुझे, सिंपल दे रहा हूं आज, ठीक है। फाइंड आउट ऑल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है अभी हमने केवल स्ट्रक्चरल पढ़ी हुई है बच्चों, तो केवल हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास है बच्चों, आयरन लेते हैं Fe, ठीक है, यहाँ पर H2 कर देते हैं बच्चों 2, और यहाँ पर कर देते हैं एक NO2 कर देते हैं, कितना हो गया, Fe+3 में एग्जिस्ट करता है, +2 में तो -1 हो गया, और हम यहाँ पर Cl कर देते हैं बच्चों, Cl3 कर देते हैं, Cl2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, और एक कर देते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिगेंड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 लिगेंड हो गए हैं, और इसको एक्सचेंज कराते हैं हम SO4 से। चलिए SO4 नहीं करते हैं, यहाँ पर इसको 1 करते हैं बच्चों, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, और अब इसको SO4 से एक्सचेंज कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द होमवर्क। इसमें देखो बच्चों, अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला हूँ, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे जैसे आप सीखेंगे तो मैं कॉम्प्लिकेटेड हल्के से टफ क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है। लॉकडाउन का थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम तो है, पूरी यूनिवर्स के साथ है, पूरी दुनिया के साथ है, हमारे साथ ही नहीं है अभी फिलहाल। तो हमने कुछ न कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियर करिए अपना, ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।